नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और कल जैसा कि हम लोग काफ़ी दिनों से डिस्कशन कर रहे थे, पेपर सॉल्व कर रहे थे आरओ एआरओ के लिए, तो कल उसका आयोजन हो गया और होपफुली आप सभी के पेपर सही हुए होंगे। तो आज छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि पेपर कैसा आया था, क्वेश्चंस देख लेते हैं और फाइनली डिस्कस कर लेंगे कि इसकी अल्टीमेट कट ऑफ क्या होनी चाहिए इस स्टैंडर्ड के पेपर की। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास जो बुकलेट है, ये बुकलेट सी है। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध थे? सरल सवाल है। इसका जवाब है शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, इसका जवाब है शिव प्रसाद डबराल। आसान सवाल है, कई बार रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से किसे बालकाल में गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता था? सुमित्रा नंदन पंत। विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट यही इसका आंसर है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, कौन सा सुशिर वाद्य है? जैसे कि मैंने आपसे कई बार कहा भी था कि उत्तराखंड के कल्चर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनमें से एक पार्ट ये भी है। आंसर इसका है क्या? नागफनी। क्योंकि जो हुड़का, ढोल और दोतारा है, ये हाथों से बजाए जाने वाले क्या वाद्य यंत्र हैं, ये फूंक के बजाया जाता है, नागफनी। ठीक। चौथा, बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरा अनुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? ये मैंने आपको पहले भी बताया है कई लेक्चर्स में। इसका आंसर क्या है? केरला। आसान सा सवाल। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? देखिए, धौलीनाग, बेड़ीनाग और कालीनाग, ये तीनों कुमाऊं वाले इलाके में है। नागनाथ पोखरी जो है, ये है आपका गढ़वाल वाले में। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को ये। वैसे कि कोई बहुत टफ नहीं है। आंसर इसका जो है, ये है बी। ठीक है, क्या है आंसर इसका? बी। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करते हैं। आसान ही है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, सोना नदी वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? देखिए, ये जो सोना नदी वन्य जीव विहार है, ये विद इन द कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, जिसका विस्तार नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल दोनों में फैला हुआ है। लेकिन सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य पूर्ण रूप से कहाँ पर मौजूद है? पौड़ी गढ़वाल वाले इलाके में। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पौड़ी गढ़वाल। ओके, आसान सवाल। निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत चर्चा में रहती किताब ये। शेखर पाठक। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सभी का सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 2020-21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? संभवतः इसका आंसर या तो हरिद्वार होना चाहिए या उधम सिंह नगर। इसमें मैं फिलहाल डाउट में रखता हूँ, वेट कर लेते हैं ऑफिशियल की शीट का। ठीक, अगला है क्वेश्चन 10, लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? इसका संबंध है जाड़ भोटिया से। आसान सवाल है, कोई बहुत टफ नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस पेज का, दशोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना किसने की थी? इसको मैं अच्छा क्वेश्चन मानूंगा। ठीक, इसकी स्थापना की थी चंडी प्रसाद भट्ट जी ने 1964 में की थी। ओके, अब बढ़ जाते हैं अगले पेज में। इसमें है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की जीसी सबसे बड़ा है? लार्जेस्ट नेशनल पार्क पूछ रहा है आपका उत्तराखंड से, तो इसका आंसर है गंगोत्री नेशनल पार्क। आसान सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, भिलंगना मनेरी भाली सुमेलित सही नहीं है, क्योंकि यह है भागीरथी में, ना कि तेलंगाना। तो इसका आंसर क्या होगा? 13th का बी। 14th फॉरेस्ट रिपोर्ट से आया है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? परसेंटेज में पूछा है, तो मैंने आपको बताया भी था पहले कि परसेंटेज वाइज सबसे अधिक वनावरण कहाँ पर है? नैनीताल जिले में है। ठीक है, आसान सवाल हो गया इस हिसाब से। अगला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से, बुग्यालों से है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये सारे बुग्याल्स के नाम हैं। बुग्याल का मतलब होता है ग्रासलैंड्स जो एक पर्टिकुलर हाइट में मौजूद होते हैं। तो दयारा बुग्याल जो है वो उत्तरकाशी में है, रुद्रप्रयाग में नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? दयारा बुग्याल इज नॉट द राइट आंसर। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी।
टेहरी दरबार के वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस्क की सेवाएं ली गई थी। किस देश से? संभवतः ये कहाँ से है? जर्मनी से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, आपको पता ही होगा कि कुमाऊं के जो पहले कमिश्नर थे वो गार्डनर थे, तो जाहिर सी बात है कि जो वर्ष दिया गया है 1815 ही सही होगा। तो 17वें का आंसर भी क्या है? बी है। आसान सवाल 18th, ये सी देखिए, इसमें ग्लेशियर्स के बारे में दिया है। आसान सवाल बन गया ऐसे ही कि गंगोत्री से निकलती कौन सी भागीरथी, तो बी का हो गया 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आसान सवाल। क्या है इसका आंसर? सी। हाँ, गंगोत्री, सी, बी 1। हाँ, तो ये हो गया आपका आंसर सी। ठीक है। 19th, किस जनजाति को शौका भी कहा जाता है? भोटियाओं को भी शौका कहा जाता है। ठीक है। 19th का सी। आपने की शीट्स मिला ली होगी, लेकिन ठीक है, इसमें भी एक बार देखिएगा आप। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की कितनी सीटें आरक्षित हैं? जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया था कि पंचायती राज सिस्टम से किसी न प्रकार से क्वेश्चन आता ही है, चाहे रिपीटेड कितना ही क्यों ना हो गया हो। आंसर इसका क्या है? 50%। उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? आंख बंद करके उधम सिंह नगर। कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि मैंने उत्तराखंड के बजट के बारे में डिस्कस किया था, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन वहाँ से निकल कर आ गया। राजघोषी घाटे का लक्ष्य कितना है? बी, जीएसडीपी का 2%। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? किसको नहीं पता होगा? ये सभी को पता होगा। 23 का डी, टेहरी बांध परियोजना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड में चल रही 4 धाम परियोजना निम्नलिखित कार्यों में से किससे संबंधित है? काफ़ी चर्चा में है मामला, सड़क निर्माण से है, ताकि सभी को कनेक्ट किया जा सके ऑल वेदर रोड सिस्टम से। उत्तर प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती? बहुत ही आसान सवाल। इतना आसान सवाल। नारियल। उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना। इससे इसका कोई संबंध नहीं है। आसान सवाल है, इसमें डिस्कशन करने जैसा कुछ है ही नहीं दरअसल। उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को क्या कहा जाता है? तालाब भूमि कहा जाता है। ब्रिटिश पीरियड में इन सभी जो लैंड्स थी इनका क्लासिफिकेशन किया गया था, तो उस हिसाब से इसका आंसर है आपका ए, 27 का ए। 28, अब देखिए, उत्तराखंड के 4 धाम किन जनपद, मतलब 4 धाम को पता ही है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, इनको छोटा 4 धाम भी कहा जाता है। तो किस जिले में स्थित है ये? तो इसका आंसर क्या है? आसान है, ये भी कोई बहुत टफ नहीं है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली, यानी कि डी। 29, अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? इसको मैं अच्छा क्वेश्चन मानूंगा। आंसर इसका क्या है? प्रद्युम्न शाह। ठीक। अगला सवाल 30, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? ये अच्छा क्वेश्चन बनाया आयोग ने, आसानी से मुझे लगता नहीं किसी के सामने से गया होगा ये। आंसर इसका भक्त दर्शन है। फिलहाल ये भी याद रख लीजिए कि गढ़वाल लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसका गठन हुआ था 1957 में। कब हुआ था? 1957 में। तो भक्त दर्शन इसका सही जवाब है, और इसका क्या है? प्रद्युम्न शाह है। इसका क्या है? डी है। ठीक। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। मलेरिया की प्रसिद्ध दवा जो है आपको पता ही होगा, कहाँ से प्राप्त की जाती है? उत्तर प्रदेश। पीसीएस में भी ये क्वेश्चन कई बार आया है। 31 का बी, सिंकोना की छाल से। ठीक है। आसान सा सवाल, रिपीटेड है इसलिए आसान है, चर्चा करने की आवश्यकता ज़्यादा इसमें है नहीं। कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता? प्रोटॉन्स नहीं करता है। साइंस का इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग उपज के उपचार के लिए होता है? एंटासिड का होता है। बाकी तो आप सर दर्द, बदन दर्द, बुखार में अब लेती हैं ये सारी दवाइयाँ। ये जब त्वचा कट फट जाती है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एंटीसेप्टिक का। एंटीसेप्टिक क्रीम बोरोलिन पता ही होगा आपको, है ना। एक छड़ की तापी चालकता यानी कि कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? कि वो किस मटेरियल का बना है, अर्थात डी। आसान सवाल, ये भी बहुत ही आसान सवाल है। 35 में देखते हैं, OMR से अभिप्राय क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR, ऑप्टिकल मार्क, ऑपरेटिंग मार्क रीडर, ऑपरेटिंग मेन्यू रीडर। जी नहीं, इसका आंसर है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा? डी, अर्थात इनमें से कोई नहीं। 36, किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीबगिंग कहलाती है।
डीबगिंग। IPv4 एड्रेस में 32 बिट्स होती हैं। कितनी बिट्स होती हैं? 32 बिट्स होती हैं। अच्छा, ये भी आसान सवाल है। 38 का आंसर क्या है? 1024। बहुत ही आसान सवाल, शायद ही किसी का गलत हुआ हो ये, शायद ही, है ना। किस वेद में सभा, वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है? दक्ष की पुत्री, है ना। अथर्ववेद में कहा गया है। दक्ष प्रजापति का नाम सुना होगा आपने। सी, निम्नलिखित में से कौन मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी? वैशाली, राजगृह, चंपा, पाटलिपुत्र। क्या ये सभी मगध की राजधानी थी? तो इसका जवाब है नहीं, सभी तो नहीं थी। चंपा राजधानी इसकी नहीं थी, जो कि अंग की राजधानी थी। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या है? सबसे पहली राजधानी में कौन सी है? राजगृह में है। 40 का बी। विटामिन ई का केमिकल नेम, बहुत आसान तो सवाल, ल्यूसेंट वाली किताब में आपको मिल जाएगा ये, है ना। मेरे ख्याल से ल्यूसेंट वाली किताब में जो साइंस वाला पोर्शन दिया गया है वो पर्याप्त है ऐसे कामों के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये भी आसान सवाल है। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन की बात हो रही है, फूड चेन की फूड वेब भी कह सकते हैं। इसमें है आपका प्राइमरी कंज्यूमर जो होते नहीं, खरगोश, है ना। तो प्राथमिक उपभोक्ता इसमें आ जाएगा शाकाहारी जो है, 42 का ए। अगला सवाल 43। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी का उनका उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करी? उन्हीं के गुरु हैं राजनीतिक, जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा सवाल है। ठीक, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था? पल्लव। पल्लव, पांड्य, चेर, राष्ट्रकूट दक्षिण भारत के अभूतपूर्व महानतम साम्राज्यों में से एक, लेकिन पल्लव की स्थापना इससे पहले हो चुकी थी। पल्लव राजवंश दक्षिण में और उत्तर में हर्षवर्धन आपस में समकालीन थे। महेंद्र वर्मन ऑफ साउथ इंडिया एंड हर्षवर्धन ऑफ नॉर्थ इंडिया आर बोथ कंटेम्प्रेरी टू ईच अदर। याद होगा आपको, हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। ठीक, कुछ याद आ रहा है? और वो सिर्फ भारत में, उत्तर भारत तक सीमित नहीं था, वो दक्षिण भारत में भी गया था। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांची। इसका भी वर्णन किया है उसने। तो इसका आंसर क्या है? डी। निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने। हुतू होते फिरोज शाही। आसान सवाल। 46 क्वेश्चन अच्छा है। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया? उनका जन्म दिवस था? जी नहीं। हिंदू कैलेंडर का पवित्र दिवस था? जी नहीं। क्लेमेंट एटली का जन्म दिवस था? जी नहीं। ये था द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ, इसको चुना था। 46 का डी। अच्छा सवाल है। 47 एक्वर्थ कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इतना सरल सवाल, रेलवे। ठीक है, एक्वर्थ कमेटी याद होगा आपको, ब्रिटिश पीरियड में थी। रेलवे के बजट और कॉमन बजट को अलग कर दिया गया था और ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही और मौजूदा सरकार ने इसको फिर से कॉमन बजट में ले आया है, रेलवे बजट को। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि मौजूदा सरकार ने फिर से रेलवे बजट को मर्ज कॉमन बजट में कब किया। ओके, आप मुझे ये भी बताएंगे कि उस समय वित्त मंत्री कौन था। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा है? एक प्रकार का कह सकते हैं कि व्यंग्य मारा है। किस पर? मॉडरेट लीडर्स पर। किसने मारा है? लाला लाजपत राय ने। और मैं बता दूं, ये जो सारे नेताओं के नाम लिखे हुए हैं, बीजी तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, रास बिहारी बोस, ये सब के सब उग्रपंथी नेता हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते मॉडरेट नेताओं की जो कार्यप्रणाली है ना। तो यही तंज मारा था लाला लाजपत राय ने। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं निर्धारित की गई हैं? क्वालिफिकेशन, ये है आर्टिकल 58। आसान सवाल है ये भी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एकल दलीय प्रभुत्व व्यवस्था की बात करता है? कांग्रेस की बात हो रही है। इसका आंसर है ए, 1947 से 1967। ठीक है जी हाँ। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित किस केस की बात हो रही है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। केशवानंद भारती केस से कौन परिचित नहीं होगा? 1973 का केशवानंद भारती केस एक मिसाल के रूप में देखा जाता है। ठीक, यही इसका आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? बहुत अच्छा सवाल। आंसर इसका है, थोड़ा मैं डार्क कर देता हूं इसको, आंसर इसका है अम्मू स्वामीनाथन। क्या आपको पता है संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? टोटल 15 थी। एक बार पढ़ लीजिएगा, हो सकता है अगले एग्जामों में आ जाए। अगला सवाल 53, निम्नलिखित में से किसने 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किया था? अच्छा सवाल है ये भी। मदन मोहन मालवीय, महामना। ठीक है, कहीं कहीं पर बताया जा रहा है कि इसकी स्थापना 1942 में हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, नाम बिल्कुल सही है, मदन मोहन मालवीय। अगला सवाल 54, देखते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन? ओहो, इतना इजी सवाल, संभवतः किसी का गलत नहीं हुआ होगा ये। आर्टिकल 368 कहाँ से लिया गया था? साउथ अफ्रीका से। संशोधन की प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से ली है। आवश्यकता पड़ने पर संविधान में संशोधन भी किए जा सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं भारत का संविधान कैसा है? रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का कोऑर्डिनेशन, ठीक है, समन्वय माना जाता है, कठोरता और लचीलेपन का। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु वित्त आयोग के गठन की बात करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 243। 243 में दो चीज़ें हैं, एक तो पंचायती सिस्टम के बारे में है और एक है नगर निकायों के बारे में। तो 243 में जितने भी आर्टिकल हैं वहाँ से आर्टिकल से ही क्वेश्चन उठ के आ जाता है। तो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस का हो, या लोक सेवा आयोग के कराए जाने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें जीएस आती है, तो इसके सभी आर्टिकल्स आपको याद रखने होंगे। ये है 243I, जिसमें किसकी बात करी गई है? वित्त आयोग की बात करी गई है पंचायती राज संस्थाओं के लिए। अच्छा सवाल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तरीके से उसके कई सारे आयाम बताए हैं, जिसमें निजता का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, गलत नहीं होना चाहिए, BN राव। ठीक, अच्छे क्वेश्चंस में से एक है ये भी। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचना करती है? आसान सा सवाल है ये भी। ठीक, 7वीं अनुसूची करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जैसे में लिस्ट के नाम दिए गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अनुसूची से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में निम्न में से किस देश के समूह को सदस्य बनाया गया है? अफ्रीकन यूनियन, चर्चा की गई थी आपकी लेक्चर्स में। देखिए 90% क्वेश्चंस लगभग वही से आए हैं जो हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं आई होगी पेपर सॉल्व करते समय। 60 क्वेश्चन ठीक है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI में निम्नलिखित कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? पर कैपिटा इनकम को इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि जब इंडेक्स बनाया जाता है तो उसमें कई सारे इंडिकेटर्स, कई सारे कंपोनेंट्स को शामिल किया जाता है, जैसे कि स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जीवन स्तर है। पर कैपिटा इनकम इसमें नहीं आता। पर कैपिटा इनकम किसी और GDP और उन सब चीज़ों को मापने के लिए किया जाता है। 61, भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? हर घर जल, C इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सतत विकास लक्ष्य में, यानी कि जो डेवलपमेंट हमारा जो गोल रखे गए हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको SDG कहते हैं। SDG आप भली भांति परिचित होंगे SDG के बारे में। 2030 में जो लक्ष्य रखे गए हैं इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें शिक्षा को नहीं रखा गया है। ठीक है, बाकी स्वास्थ्य, एक मिनट, इसमें शिक्षा को रखा गया, सॉरी। 62 का क्या आंसर है? A। 63, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज पर आधारित है? उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। 64, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन ऑफ अ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रैनविल ऑस्टिन। ये सारी बातें आपको लक्ष्मीकांत वाली किताब में पढ़ने को मिल जाएंगी। ठीक है, 64 का आंसर क्या हो गया आपका? A। अब बढ़ते हैं आगे। 65, बोकारो स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, ये सभी के बारे में आपने पढ़ा होगा। बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से लगाया गया था? रशिया के सहयोग से लगाया गया था। ठीक है,
और भिलाई स्टील प्लांट भी रशिया के सहयोग से ही लगाया गया है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ये देखिए रेलवे जोन्स दिए हैं और उसके हेडक्वार्टर्स, उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर बिल्कुल ठीक है, पूर्वी रेलवे कोलकाता बिल्कुल ठीक है, दक्षिण पूर्वी रेल बिलासपुर ये भी ठीक है, दक्षिण पूर्वी रेलवे ये ठीक नहीं है, दरअसल ये भी कहाँ है, कोलकाता में ही है। तो कोलकाता में दो क्या हैं, रेलवे जोन के मुख्यालय हैं, ओके, ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्ट रेलवे। 67, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है 71 से 81 के बीच में, कई बार रिपीट हुआ है। अहोम जनजाति का संबंध आसाम से है। अहोम जनजाति आप जानते ही हैं, काफ़ी चर्चा में था मामला कि कैसे मुगल इनको कभी भी पराजित नहीं कर पाए, इस तरह के कई सारे वीडियो चलते भी रहते हैं यूट्यूब में। तो अहोम का संबंध कहाँ से है, आसाम से है। 69, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैप बेस्ड क्वेश्चन। 69, आपको मैंने कुछ दिनों पहले एक लेक्चर पढ़ाया था जिसमें उत्तराखंड की नदियों के बारे में बताया था, जिसमें से यमुना की कैचमेंट एरिया के नक्शे को बताया गया था। तो उसमें आपको पता चलेगा उस मैप को देखकर कि कौन सी नदियाँ वेस्ट टू ईस्ट हैं, है ना, कौन सी नदियाँ कहाँ हैं। जैसे ये यमुना नदी है तो इसकी क्या है, सहायक नदी कौन कौन सी हैं, इस तरीके से। तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर 69 का क्या है, बी है, चंबल बेतवा केन सोन। सोन सबसे ईस्ट में, चंबल सबसे क्या है, वेस्ट में। 70, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? सोना, कोलार, कोयला, झरिया ये सब मैच कर रहे हैं सिवाय किसके, सी के, क्योंकि आपने नाम सुना होगा बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट का, चिकमंगलूर जिले का नाम सुना होगा आपने, जो कि कर्नाटक में, वो जाना जाता है किसके लिए, लौह के लिए, ये नहीं जाना जाता। तो आंसर क्या है इसका, सी, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, 70 का हो गया आपका, सॉरी हाँ सी। 71, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक? नगरीय जनसंख्या, तमिलनाडु। यूपी पीसीएस में भी ये सारे सवाल आ जाते हैं। 2011 की जनगणना अभी तक जारी है, कह सकते हैं कि उसके आंकड़े जो एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी से है, किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि हुई? मेघालय में हुई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है लघु व्यवसायी इकाइयों के लिए। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कब शुरू की गई थी। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? मणिपुर से नहीं गुजरती। आसान सवाल, बहुत बार आया है लेकिन बहुत बार फिर आएगा, इसलिए हम इसको ओवरसी नहीं कर सकते। अगला सवाल है, भारत ने वर्ष 2023 में एशियन खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते हुई? इसका जवाब है 28 जीते हैं। ठीक है, अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? वी षणमुगम, साउथ इंडियन है। वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश द्वारा जीता गया? देखिए मैंने आपसे कहा भी था कि महिलाएं भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं खेलों में, ठीक है, और मैंने आपको कहा भी था कि महिलाओं की जो एक्टिविटीज़ है स्पोर्ट्स में, वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा आयोग आजकल। तो इसका आंसर क्या है? स्पेन है। ठीक, क्या है आंसर इसका? स्पेन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा मुझे। 78, वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया? इसका जवाब है धोरडो, और ये जो गांव है ये है गुजरात का। ठीक है, गुजरात का गांव है। आप मुझे बताएंगे कि इसके अंतर्गत भारत में कितने गांव शामिल हैं? 31 अक्टूबर जानी मानी डेट पिछले कुछ सालों से कश्मीर को लेकर, तो इसका आंसर क्या होगा? लद्दाख। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसके स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था? लद्दाख में लिया था, 31 अक्टूबर 2023। लास्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था। आपको पता ही है कि मौजूदा सरकार हर चीज को इवेंट बनाती है और लोगों को वैसे ही याद आ जाता है, हमेशा याद रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? शिव शक्ति। अगला सवाल, लास्ट पेज है जीएस का ये क्वेश्चन है उत्तराखंड से। लाखू उड्यार के शैल चित्र उत्तराखंड के किस जनपद में है? बहुत ही मामूली और आसान सा सवाल। अल्मोड़ा। रानी गुलेरिया ने निम्नलिखित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? कीर्ति शाह को। आपको बताया था हमने कि कैसे रानी गुलेरिया, जो अल्पवयस्क था कीर्ति शाह, जब तक ये वयस्क नहीं हो गया तब तक एक रेजेंट के रूप में कार्यभार अपने हाथों में रखा था। काठगोदाम के निकट रानी बाग किस रानी के नाम से स्थापित हुआ था? जिया रानी। मेला लगता है यहाँ।
आज़ाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से है? रवाई आंदोलन से है भाई। ठीक है, बड़े ही सरल से सवाल हैं, मेरिट हाई जाएगी इसकी। शहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर लिया था? हुजूर दफ्तर हमारे इतिहास में इसके अलावा और भी कहीं नाम मिलता है, तो उसका नाम है मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में। फिलहाल इसका आंसर क्या है? सुदर्शन शाह। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताजपोशित राजा कहलाता था? ठीक है, हेनरी रैमजे। यहाँ के लोग प्यार से राम जी बुलाते थे इनको। ठीक, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? गोशी सेन। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थल पर आयोजित हुआ था? कोटद्वार में हुआ था। 96 का ए। निम्नांकित में से कौन सा उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज में से संबंधित था? चंद्र सिंह नेगी। इंपॉर्टेंट। 3 सवाल और। वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ये करी गई थी दिल्ली में। कहाँ की गई थी? दिल्ली में की गई थी। ठीक है। निम्नांकित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजित किया? गोवा ने किया था, सभी को पता है। निम्नांकित में से किस देश को 1 जनवरी 2024 में ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए शामिल नहीं किया गया है? जापान क्या करेगा ब्रिक्स में आके, वो तो डेवलप्ड कंट्री है वैसे ही। तो ये हो गए जीएस के 100 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट के बीच में लाई करते हैं, मेरिट हाई जाएगी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के भी हैं, रीजनिंग के भी हैं, जो इस हाई जाती हुई मेरिट को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, मेरिट की अगर हम बात करें तो मेरिट शुड नॉट टच मोर देन 105 क्वेश्चंस। तो जिसके 105 क्वेश्चन या उसके आसपास हैं वो होपफुल रह सकता है। ठीक है, दिखने को पेपर आसान है ना, लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाले पोर्शन ने थोड़ा बहुत इसको बैलेंस जरूर किया होगा। तो 105 का मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 70% मार्क्स की। तो 70% अच्छा स्कोर माना जाता है। 70 का 72 हो जाएगा अधिक से अधिक, है ना। 105 से प्लस जो है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसका जो मेंस एग्जामिनेशन है उसका जीएस भी क्या है? ऑब्जेक्टिव ही है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है उसमें? हिंदी का पत्र लेखन और निबंध। ठीक है, जिसकी तैयारी आपको करनी होगी। स्टडी ऑफ फॉर सिविल सर्विस से जो हेल्प हो सकती है आप लोगों के तक, ये आप लोगों को पहुंचाई जाएगी। ठीक है, बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। अपने क्वेश्चंस टैली कर लीजिए और आप कमेंट करके लिख सकते हैं कि आपके कितने ठीक हो रहे हैं। ठीक, और नाम के साथ। ऑल द बेस्ट और अगले एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। अगले एग्जाम से मेरा मतलब इसके मेन से है, और भी अगले कई सारे एग्जाम 2024 में आएंगे। तो 2024 को अपना बनाइए। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।